Hello +1 class. Now we are going to discuss our next topic, that is the aspirations of women. Aspirations means expectations, उम्मीदें, आशाएं. And this topic is on page number 161 in your NCERT book. सो हमें जैसे पता ही है, हम इटालियन रिवाइवल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक कल्चर आ गया था, यानी वहाँ पर एक नई एनवायरनमेंट में नॉलेज आने लग गई थी, दैट इज़ ह्यूमैनिज़्म. लोग ह्यूमैनिटी को समझने लग गए थे, ह्यूमैनिज़्म के बारे में जानने लग गए थे, जिसमें जो मेल थे, यानी लोग थे, पीपल थे, मेल कैंडिडेट स्पेशली, वो अपने बारे में सोचने लग गए थे, अपने आप को डेवलप करने लग गए थे, अपने लिए पैसा कमाने लग गए थे, वर्दी हो गए थे, अपना स्टेटस राइज करने लग गए थे. तो ऐसा कुछ वहाँ पर होने लग गया था जिसमें मैन डेवलपमेंट हो रहा था. तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, कि वुमेन की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या क्या उम्मीदें थी. तो जैसे कि आज के टाइम में भी देखा जाए या पहले के भी टाइम में देखा जाए, तो आज के टाइम में कहा जाता है कि वीमेन जो हैं वो इक्वल है मैन के, लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वीमेन को मैन के इक्विवेलेंट नहीं रखा जाता, इक्वालिटी नहीं दी जाती. तो पहले भी ऐसे ही हो रहा था, मैन और वीमेन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था. तो चाहे इटालियन सिटीज़ में मैन का डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन वीमेन के डेवलपमेंट में कोई इतना राइज़ नहीं हुआ था. वीमेन अभी भी पीछे ही थी हर चीज़ में. तो ये जो न्यू आइडियल आया था इंडिविजुअलिटी के लिए या सिटीज़नशिप के लिए, इससे जो वीमेन थी वो एक्सक्लूडेड थी. क्या थी? एक्सक्लूडेड थी. यानी आज उस टाइम पे भी, यानी जब ये ह्यूमैनिज़्म राइज हुआ था इटालियन सिटीज़ में, उस टाइम पीरियड पे भी जो वीमेन थी उनकी वैल्यू नहीं की जाती थी, उन्हें हर चीज़ से एक्सक्लूड रखा जाता था, मेनली रॉयल एरियाज़ में, या हम कहेंगे अरिस्टोक्रेट्स के एरियाज़ में. अरिस्टोक्रेट्स मतलब जो राजा महाराजा होते हैं, उनके एरिया में वीमेन को ज़्यादातर क्या रखा जाता था, पीछे ही रखा जाता था, कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी सोशल लाइफ के अंदर. तो जो फैमिली डिसीज़न हुआ करते थे वो मेल कैंडिडेट ही लिया करते थे, और मेल कैंडिडेट के जो चिल्ड्रन हुआ करते थे उनमें से जो मेल यानी जो सन्स होंगे उन्हें ही क्या दिया जाएगा, एजुकेशन का राइट दिया जाएगा. यानी सिर्फ बेटों को ही पढ़ाई करवाई जाती थी. लेकिन आज के टाइम में इक्वालिटी है कि सन एंड डॉटर जो है दोनों ही एजुकेशन गेन कर सकती है. लेकिन कुछ एरिया ऐसे आज भी हैं जहाँ पे जो लड़कियां हैं अभी भी नहीं पढ़ पाती. लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक क्राइम है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे ऐसा सोसाइटीज़ में हो रहा है. तो जो अरिस्टोक्रेट्स का टाइम पीरियड था, यानी अरिस्टोक्रेट्स में जो ह्यूमैनिज़्म का राइज हुआ था, उसमें मेल कैंडिडेट को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, फीमेल को पीछे रखा जा रहा था. और जो एल्डर सन्स हुआ करते थे उन्हें बिजनेस संभालने के लिए दे दिया जाता था, और जो यंगर सन्स हुआ करते थे उन्हें चर्च भेज दिया जाता था एजुकेशन के लिए. क्या कर दिया जाता था? चर्च भेज दिया जाता था. लेकिन उस टाइम पीरियड पे भी डॉरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा था. डॉरी जब एक कपल की मैरिज की जाती है तो जो फीमेल होती है वो अपने पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आती है, कुछ वेल्थ लेकर आती है, तो उसे डॉरी कहा जाता है. आज के टाइम में उसे गिफ्ट का नाम दे दिया गया है, लेकिन पहले ये एक अग्रीमेंट का कॉन्सिक्वेंस हुआ करता था, अभी शादी होगी अगर आप इतना दहेज देंगे तो जो डॉरी थी वो वहाँ पर ली जाती थी फीमेल कैंडिडेट के पेरेंट्स से. और ये जो डॉरी है, इसे एक फ़ीमेल को अपने हस्बैंड के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होता था. क्या करना होता था? अपने हस्बैंड के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होता था. और इसके लिए वो ना ही मना कर सकती थी और ना ही पूछ सकती थी कि उन्होंने जो पैसा है वो कहाँ और कैसे लगा दिया, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करना होता था. और वहाँ पे जो मैरिज फिक्सेशन होता था वो डॉरी के बेस पे होता था. मतलब अगर कोई फीमेल के फादर जो है जितना अच्छा दहेज देंगे, उनकी बेटी उतने ऊंचे या उतने रईस ख़ानदान में
शादी करवा पाएगी। और अगर कोई मैरिज के लिए जो डॉरी है वो अरेंज नहीं कर पाते थे तो उनकी शादी नहीं होती थी और उन्हें चर्च में भेज दिया जाता था और उन्हें कह दिया जाता था कि तुम क्या बन जाओ, नन बन जाओ। नन आप समझते हैं, नन्स जो शादी नहीं करती और अपनी पूरी लाइफ जो है वो गॉड की पूजा में लगा देती हैं, उन्हें नन्स कहा जाता है। तो उन्हें नन बना दिया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में जब ह्यूमैनिज़्म राइज हो रहा था इटली सिटीज़ में, तब वीमेन का कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं हुआ करता था, यानी पब्लिकली जो उनका रोल था वो लिमिटेड था। क्या था? लिमिटेड था। और उन्हें सिर्फ क्या रखा जाता था? घर को संभालने के लिए रखा जाता था। मतलब वो एज अ हाउस कीपर्स ही क्या कर रहे थे? डेवलप हो रही थी। इससे ज़्यादा कोई उनकी अहमियत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में एक वीमेन जो है वो बिज़नेस भी कर सकती है, जॉब भी कर सकती है और अपनी लाइफ में जो वो करना चाहती है वो कर सकती है। इंडिपेंडेंट यहाँ पर आज वीमेन है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी वीमेंस को पीछे ही रखा जाता है। सो ये तो था अरिस्टोक्रेट्स की फैमिली में। अरिस्टोक्रेट्स की फैमिली में जो वीमेन थी उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। लेकिन जो मर्चेंट फैमिली थी ना, जो ट्रेडर्स की फैमिली थी, वहाँ पर जो वीमेंस थी उन्हें इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। कैसे दी जा रही थी? इन ट्रेडर्स के साथ, यानी मेल कैंडिडेट के साथ जो फीमेल थी वो भी उस बिज़नेस को रन कर रही थी। रन का मतलब वो असिस्ट कर रही थी, एक तरह से अपने हस्बैंड को बिजनेस में हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे जो है वो सोशल लाइफ में रोल प्ले कर रही थी वीमेंस। वो बिज़नेस को रन करने में हेल्प करती थी। जब उनके हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना होता था तो वो पूरी शॉप को रन कर लेती थी उनके पीछे से। तो हम कह सकते हैं कि अपर क्लास में तो वीमेन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। लेकिन जो मर्चेंट फैमिलीज़ थी, या हम कहेंगे अपर क्लास से जो नेक्स्ट मिडिल क्लास हो गई या लोअर क्लास हो गई थी, वहाँ पर वीमेन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। वो अपने बिज़नेस में क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे अपने हस्बैंड को। अगर किसी के हस्बैंड की, यानी कोई मर्चेंट है और उसकी वाइफ और वो बिज़नेस चला रहे हैं, तो मर्चेंट की अगर डेथ हो जाती है तो वो क्या कर सकती है? जो फीमेल है वो पूरा का पूरा बिज़नेस संभाल सकती है, उसे रन कर सकती है। तो इतनी पावर वहाँ पर दी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक रोल था मर्चेंट फैमिली में फीमेल्स का, वो लार्जर था एज़ कंपेयर टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़। तो फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड में चेंज आया तो फीमेल्स ने एजुकेशन गेट करनी भी वहाँ स्टार्ट कर दी थी। फीमेल ने भी ह्यूमैनिज़्म के बारे में जानना शुरू कर दिया था और उनके अंदर भी क्वालिटीज़ आ गई थी, यानी उनकी नॉलेज भी एनहांस हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो गई थी। क्या हो गई थी? काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो गई थी। इसी बात पे एक लेडी ने कहा है, जो वेनेटियन कैसेंड्रा फिडेल नाम की लेडी हैं। क्या नाम है उनका? वेनेटियन कैसेंड्रा फिडेल। इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 14652 to 1558। तो इस लेडी ने कहा था कि हर जो वीमेन है उसके पास राइट है या वो ले सकती है अपनी नॉलेज को, अपने हिस्से की स्टडीज़ को। तो हर औरत अपनी हिस्से की स्टडीज़ को कर सकती है और वो इक्वली कैपेबल हो सकती है सोसाइटी में। लेकिन इतना कुछ एजुकेशन पाने के बाद भी वहाँ पर फीमेल्स को इतनी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में नहीं दी जा रही थी। तो नॉट सिग्निफिकेंट थे वो अभी भी सोसाइटी में, चाहे वो एजुकेटेड हो रही थी, ह्यूमैनिज़्म के बारे में पढ़ रही थी, ह्यूमैनिज़्म को समझ रही थी, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ को फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। ऐसा वेनेटियन कैसेंड्रा फिडेल ने कहा था। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये सारी बातें बताई थी। फिडेल्स की जो राइटिंग थी उन्होंने इस पे एनलाइटमेंट किया था कि जो फीमेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी एज़ कम्पेयर टू मैन, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में इनसिग्निफिकेंट थी ड्यू टू मैन। तो उनकी जो डिज़ायर्स थी, उनकी जो फ्रीडम थी वो अभी भी लिमिटेड थी। तो एक और लेडी थी जिनका नाम था इज़ाबेला दी एस्टेट। तो ये जो लेडी थी, ये इन लेडी ने, इनके हस्बैंड की जो थी वो डेथ हो गई थी अर्ली टाइम में, और इन्होंने पूरी, ये जो इनके हस्बैंड थे वो एक स्टेट को संभाल रहे थे जिसे मंटुआ स्टेट कहा जाता था।
तो इन्होंने अपने हस्बैंड के बाद इस पूरे की पूरी स्टेट को बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छे से सारे डिसीजंस को लिया, लेकिन इन्होंने बहुत ही अपनी ब्रिलियंसी वहाँ पर दिखाई, लेकिन वहाँ पे फिर भी इनको यानी फीमेल्स के कैपेबिलिटी को इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि उनके पास भी इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी पावर, प्रॉपर्टी राइट हम कह सकते हैं, एजुकेशन होनी चाहिए, पर नहीं थी उस टाइम पीरियड में इतनी एज़ कम्पेयर टू मैन। तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे इस टॉपिक में कि वीमेन की जो एस्पिरेशंस थी वो वहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही थी। वीमेन भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर रही थी कहीं कहीं जगह, लेकिन फिर भी उन्हें मैन के कंपैरिजन ना तो इतनी फ्रीडम मिल रही थी, ना कोई प्रॉपर्टी राइट मिल रहा था, ना कोई इकोनॉमिकल पावर वहाँ पर दी जा रही थी। अरिस्टोक्रेट्स फैमिली में तो वीमेन को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा जा रहा था, एज सिर्फ एक हाउस कीपर के रोल निभा रही थी वो। लेकिन मर्चेंट फैमिली में फिर भी वो थोड़ा सोशल या हम कहेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही थी। तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि जब रिवाइवल हो रहा था इटालियन सिटीज़ का, तो वहाँ पर वीमेन का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा था, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना कि एक मैन डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। सो आज के लिए इतना ही टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। सो इसको अपनी बुक में से रीड कर लेना, इसमें से नोट डाउन कर लेना। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.